तो हमने जो यूनिट स्टार्ट करा था उसका नाम था कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। इसमें आपको ये बताया था कि वांट्स क्या होते हैं, और वांट्स को 3 तरह से क्लासीफाई करा था, नेसेसरीज, लग्जरीज और कंफर्ट। बाकी फिर आपको बताया था यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, और उसमें हमें जो टॉपिक कवर करना था मतलब मेन कंज्यूमर बिहेवियर, तो उसमें 2 तरह की अप्रोच थी, एक थी कार्डिनल अप्रोच और एक थी ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल का मतलब था जिसमें आप क्वांटिफाई कर सकते हो, ऑर्डिनल का मतलब था जिसमें क्वांटिफाई नहीं कर सकते। और फिर हमने बस थोड़ी सी पढ़ाई करी थी एल्फ्रेड मार्शल साहब के बारे में, जिन्होंने आपको कुछ बातें बताई थी, अजम्पशंस, और मेनली आपने लास्ट टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ लिया था और इनका रिलेशनशिप देख लिया था, जिसमें 3 पॉइंट्स थे, और मेरे ख्याल से इसका डायग्राम भी आपने बना लिया था, ठीक है ना। तो हम इतनी स्टडी कर चुके थे, राइट। तो इसके आगे से शुरू करेंगे आज। तो आप डालो हेडिंग, इसका नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक, नए पेज पे डालना, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। चलो देखो जी, तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, सबसे पहले ये लिखना है हमको। इसका मतलब है कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम, ठीक है। तो बस इस पर आप बादल बना सकते हो। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जब कंज्यूमर को अपना सारा पैसा खर्च करने पर मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो अब अगर आपको मान लेते हैं 100 रुपये दिए जाएं, ठीक है, आपको 100 रुपये दिए जाएं और आपको कहा जाए कि भाई इसको स्पेंड करो, खर्च करो, तो आप 100 रुपये किस चीज़ पर खर्च करोगे कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो हो सकता है कोई बच्चा कहे कि मैं एक प्रोडक्ट खरीदूंगा 100 रुपये का, हो सकता है कोई दूसरा बच्चा कहे कि सर मैं एक नहीं 2 प्रोडक्ट्स खरीदूंगा 100 रुपये में, और हो सकता है तीसरा बच्चा कहे कि सर मैं 4 प्रोडक्ट्स खरीदूंगा। लेकिन हमारी स्टडी में हमें इतने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, हमारी स्टडी सिर्फ एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट्स पर ही सीमित रहती है। यानी कि आपको जब 100 रुपये मिलेंगे तो या तो आप एक प्रोडक्ट खरीदोगे या 2 खरीदोगे, उससे ज़्यादा नहीं खरीदोगे। अब इसमें भी 2 अलग अलग ऑथर्स ने अपनी बातें कही हैं, तो हम वहाँ से लिखते हैं, काम करते हैं, ये मत लिखो आप, ये तो ऐसी बात थी। तो आपने जो बादल बनाया उस बादल के नीचे से 2 बाइफर्केशन निकाल लो, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर 2 अप्रोचेज होती हैं, ठीक है ना। और ये सब बातें कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये सब बातें कौन कह रहा है, लिख देता हूँ बाजू में, एल्फ्रेड मार्शल साहब। ये सब बातें एल्फ्रेड मार्शल साहब कर रहे हैं आपके साथ, मैं तो सिर्फ जरिया हूँ। तो एल्फ्रेड मार्शल साहब कह रहे हैं कि भाई 2 बातें हो सकती हैं, तो आप 2 बाइफर्केशन करना। पहले को बोलते हैं सिंगल कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी, और दूसरे को बोलते हैं 2 कमोडिटीज। तो मतलब हमारी स्टडी में बस यही 2 बातें हो सकती हैं कि या तो आप एक प्रोडक्ट खरीद लोगे या 2 खरीद लोगे, या तो एक प्रोडक्ट खरीदोगे या 2 खरीदोगे। एक प्रोडक्ट खरीदा तो ऐसी एग्जांपल लिख लेते हैं, लेट्स से बताओ 100 रुपये में आप क्या खरीदोगे, तो कुछ भी लिख लो अपना मन करना, बर्गर लिख लो, बर्गर। तो मान लेते हैं आपको 100 रुपये मिले और आपने बर्गर कंज्यूम कर लिया, और 2 कमोडिटीज़ में लिख लो बर्गर एंड पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर आपको 2 कमोडिटीज़ कंज्यूम करनी है, बाकी आपका जो मन करे वो भी लिख सकते हो। तो पहले हम सिंगल कमोडिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, अगले लगभग 20 मिनट के आसपास। तो सिंगल कमोडिटी पे डिस्कशन करेंगे। तो आखिर एल्फ्रेड मार्शल ने आपको क्या कहा, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक बर्गर खाओगे या 2 खाओगे या 3 खाओगे या 4 खाओगे, बताओ कितने बर्गर खाओगे ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो कितने बर्गर खाओगे आप, बताओ। 2 बर्गर खाएंगे आप तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा दोस्त, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि मैं 2 बर्गर खाऊंगा तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। एक बच्चा कहता है 3, तो हो सकता है एक बच्चा 4 कह दे, हो सकता है एक बच्चा 10 कह दे, तो भाई कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन ये आपको पता ही नहीं है अभी तक कि आपको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम कितने बर्गर खाने पर मिलेगा, क्योंकि ये बात एल्फ्रेड मार्शल साहब आपको बताएंगे, आपको नहीं पता। तो इस टॉपिक का मकसद ही ये है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टॉपिक का मकसद ही ये है कि कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। लेकिन ये बात आप नहीं बताओगे, ये एल्फ्रेड मार्शल साहब बताएंगे। तो पहले लिख लो मेरे साथ कैसे बताएंगे, फिर बाकी समझाऊंगा। तो मार्शल साहब ने कंडीशन दी है, वो लिख लो, mu इज इक्वल टू px। बस इसको बादल बना लो, ये याद होनी चाहिए आपको कंडीशन, mu इज इक्वल टू px। mu के नीचे एरो डाल के लिख लेना, इट कैन बी mux और mum, इट कैन बी mux और mum। अब बच्चा कहता है सर mux का मतलब, हाँ जी वेरी गुड, तो ये आपने पढ़ लिया। mux का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड x, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड x। और mum का मतलब ये लिख लो, इसका मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी।
ठीक है, तो ये अभी हम थोड़ा समझेंगे, फिर आपको मतलब सब कुछ समझ आ जाएगा, चिंता नहीं करनी। तो बस ये लिख लो फिलहाल, और ये लिखकर फिर हम नीचे आ जाते हैं, मतलब इसके नीचे आप लाइन लगा देना। तो अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं सिंगल कमोडिटी। तो अब हम इसकी पूरी स्टोरी को समझते हैं। तो इस स्टोरी को समझने के लिए पहले आपको मेरे साथ एक शेड्यूल बनाना है, सुंदर सुंदर 4 लाइनों का, और मतलब 4 कॉलम्स का, बाकी 6 लाइनों का बना लेना। तो ऐसा एक शेड्यूल बनाओ। चलो, पहले कॉलम में आपको लिखना है बर्गर्स, ब्रैकेट में यूनिट्स। दूसरे कॉलम में आपको लिखना है पीएक्स। पीएक्स का मतलब, हाँ तो ऊपर लिख देता हूँ मैं ताकि आपको पता है। पीएक्स का मतलब हो गया प्राइस ऑफ गुड एक्स, यानी कि बर्गर। तीसरे कॉलम में आपको लिखना है एमयू। एमयू, एमयू का मतलब आप लिखते हैं, ऊपर लिखना विलिंग टू पे। विलिंग टू पे, बस इस विलिंग टू पे को ही कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। और इसका हिंदी में भी मतलब लिख देता हूँ। इसका हिंदी में मतलब है कि कितने रुपए पे करना चाहते हैं आप, कितने रुपए पे करना चाहते हैं। तो इंग्लिश हो गई विलिंग टू पे, और इकोनॉमिक्स में कहते हैं एमयू। एम मतलब एम मैंने लगाया नहीं, क्योंकि एमयू भी चल जाता है। चलो, तो अब आपको बहुत तेज भूख लग रही थी, आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया था, तो अब आप भूख से तड़प रहे हो, और सामने आपको बर्गर की दुकान दिखी, और वहाँ आप दुकान पर पहुंचे, खिड़की पर खड़े हो, दूर से आपको बर्गर दिख रहा है। तो अब आप उस पहले बर्गर को खरीदने के लिए कितने रुपए देना चाहते हो, बताओ। उसको हम बोलेंगे विलिंग टू पे। विलिंग टू पे का मतलब है कि आप पहला बर्गर, भूख से तड़प रहे हो, तो पहला बर्गर खरीदने के लिए आप कितने रुपए देना चाहोगे। हाँ, तो मतलब मैं मान लेता हूँ ऐसी रैंडम फिगर, लेट से 5 रुपए। तो आप कितने रुपए देना चाहते हो, 5 रुपए। मतलब ये मनगढ़ंत फिगर है, हो सकता है आप 100 रुपए देना चाहो, हो सकता है 1000 रुपए देना चाहो, तो कुछ भी लिखना है तो हमने 5 रुपए लिख लिए। लेकिन अब हमें पॉइंट समझना है कि आपने पहला बर्गर, क्योंकि आपको बहुत तेज भूख लग रही थी तो इसलिए आप 5 रुपए देना चाहते थे। लेकिन अब अगर मैं ये कहूँ कि आपको दूसरा बर्गर अगर खरीदना है, तो दूसरा बर्गर खरीदने के लिए आप कितने रुपए देना चाहोगे। हाँ, वेरी गुड। 5 से ज्यादा तो नहीं देना चाहोगे, क्योंकि जब आपको सबसे ज्यादा भूख लग रही थी तब आप 5 रुपए देना चाहते थे। लेकिन अब आप पहला बर्गर अगर खा लोगे तो आपकी भूख थोड़ा कम हो जाएगी, तो दूसरे बर्गर के लिए आप कितने रुपए देना चाहोगे, 4। फिर तीसरे बर्गर के लिए कितने रुपए देना चाहोगे, मान लेते हैं 3। चौथे बर्गर के लिए कितने रुपए देना चाहोगे, मान लेते हैं 2। और 5वें बर्गर के लिए कितने रुपए देना चाहोगे, मान लेते हैं 1। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ पढ़ाया था पिछली क्लास में, तो ये वही हो रहा है ऑपरेट। तो अगर आप ज्यादा बर्गर खाना चाहोगे तो आप पैसे भी कम देना चाहोगे, क्योंकि आपको पता है मजे कम मिलेंगे। 5वें बर्गर पर आपको सेटिस्फैक्शन बहुत कम मिलेगी, तो आप इसलिए उसके लिए सिर्फ 1 रुपए देना चाहते हो। पहले यहाँ तक क्लियर हो गया सब बच्चों, ठीक है। अब आपने दुकानदार से पूछा कि भैया बर्गर है कितने का, तो दुकानदार ने कहा बर्गर है 3 रुपए का। तो पीएक्स का मतलब होता है एक्चुअल प्राइस। तो अब आप चाहे पहला बर्गर खरीदो तो कितने का, 3 का। दूसरा खरीदोगे तो भी 3 का। तीसरा खरीदोगे तो भी 3 का। चौथा खरीदोगे तो भी 3 का। 5वां खरीदोगे तो भी 3 का। तो ये होता है एक्चुअल प्राइस, वो भी लिख देता हूँ चाहे ब्रैकेट में। पीएक्स का मतलब हो गया ये है आपका एक्चुअल प्राइस, कि आप कितने रुपए पे कर रहे हो। तो अब बताओ मार्शल साहब, आप कितने बर्गर खाओगे। अब बताइए मार्शल साहब, आप कितने बर्गर खाएंगे, आइए देखते हैं। तो मार्शल साहब ने ये कहा है कि व्हेन MU इज इक्वल टू PX, ये कंडीशन दी है मार्शल साहब ने कि जब आपकी MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो जाए, वहां पर आपको रुक जाना चाहिए। तो आपको बस उतने ही बर्गर खाने हैं जहां पर MU प्राइस के बराबर हो जाए। तो हमारे इस एग्जांपल में आप कितने बर्गर खाओगे, 3 बर्गर खाओगे। तो 3 पर हम गोला लगा लेते हैं और इधर लिख लेते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बस। तो पहले आप कह रहे थे ना हम 2 बर्गर खाएंगे, कोई कह रहा था 5 खाएंगे, कोई कह रहा था 1 खाएंगे। लेकिन अब सब बच्चे कितने बर्गर खाएंगे, 3 बर्गर खाएंगे। एक बच्चा पूछ रहा है बर्गर अगर 3.5 रुपए का हुआ तो क्या होगा। तो मेरे दोस्त मार्जिनल यूटिलिटी भी मैं ऐसे कर दूंगा, चिंता की बात नहीं, मेरी फिगर्स हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए फिगर्स पे नहीं जाना आपको, आपको फिगर्स के पीछे जो भावनाएं हैं उन्हें समझना है। तो आप समझ गए कि ये मार्शल साहब क्या कहना चाह रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के अगर बराबर हो गई तो वहां पर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब इस बात को हमें एक बहुत ही बड़े और बहुत ही सुंदर चित्र में पिरोना है। तो आप अपने पेज पर मतलब कम से कम आधे पेज पे तो है ही है मिनिमम, और हो सके तो और बड़ा जितना बड़ा बना सको। तो एक डायग्राम बनाना है बड़ा सा, जितना भी बड़ा बना सकते हो एक पेज पर। मैं भी बना लेता हूँ। एक्स एक्सिस में लिख लेना बर्गर्स, और वाई एक्सिस पर हमें क्योंकि दोनों कर्व्स शो कर रहे हैं तो एक लिख लेते हैं MU और एक लिख लेते हैं PX, है ना। हम इन दोनों के कर्व बनाएंगे MU और PX। अब एक्स एक्सिस पर आपके क्योंकि बर्गर्स हैं मतलब यूनिट्स हैं, तो बिल्कुल आपको स्केल से नाप के बिल्कुल
यूनिट्स मार्क कर रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, बिल्कुल स्केल से नाप लेना, 1 सेंटीमीटर भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लॉटिंग करेंगे ना तो बिल्कुल एक्यूरेट प्लॉटिंग आनी चाहिए। तो एक्स एक्सिस पर आप 1 2 3 4 5 मतलब बनाओ, यूनिट्स मार्क करो बिल्कुल एक्यूरेट, और वाई एक्सिस पे भी बिल्कुल एक्यूरेट मार्क कर लो 1 2 3 4 5। तो बेसिकली आपको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ ये मार्क करने, पहले आप इतना करो बर्गर्स और वैल्यूज 1 2 3 4 5। चलो आइए अब बड़े ध्यान से, तो पहले मैं आपको पी एक्स की वैल्यूज जो हैं उन्हें प्लॉट करेंगे हम पहले, ठीक है, बस टेबल से वैल्यूज देख के प्लॉट कर दिए। फर्स्ट यूनिट का प्राइस कितना दे रखा है 3, तो देखो प्लॉटिंग जिनको नहीं आती उनको सिखा देता हूँ। तो यूनिट्स में आप 1 के ऊपर जाओगे और 3 पर पहुंचकर एक बिंदी लगा देना। तो भाई क्लियर है सबको प्लॉटिंग? अब आप अगली वैल्यू बताओ, सेकंड यूनिट पर क्या है, तो अब आप सेकंड यूनिट पर ऊपर जाओगे और 3 के आगे बिंदी लगा दोगे। फिर थर्ड यूनिट पर क्या है, बोलो ना क्या है 3, तो आप थर्ड यूनिट के ऊपर जाओगे और 3 के आगे बिंदी लगा दोगे। फिर फोर्थ यूनिट पर क्या है 3, और फिफ्थ यूनिट पर क्या है 3, ठीक है, ठीक है जी। तो सबको प्लॉटिंग क्लियर हो गई। अब इन बिंदुओं को आप स्केल से जोड़ दीजिए या फ्री हैंड जोड़ दीजिए, तो जो कर्व डिराइव होगा वो कर्व कौन सा कर्व होगा, px। तो ये कर्व बन गया px का। तो इसके बारे में कोई टिप्पणी करिए, पैरेलल टू x एक्सिस, वेरी गुड। तो px का कर्व सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब पर्पल कलर से करते हैं mu की प्लॉटिंग। तो 1 यूनिट पर mu की वैल्यू क्या है 5, तो 5 पर बिंदी लगा देते हैं, या रेड कलर से कर देता हूँ 5। फिर 2 यूनिट पर कितना है 4, 3 यूनिट पर कितना है 3, 4 यूनिट पर कितना है 2, और 5 यूनिट पर कितना है 1, ओके। तो mu की प्लॉटिंग पहले सबको ओके है, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। अब स्केल से या फ्री हैंड जैसे मन करे इन बिंदुओं को जोड़ दीजिए, तो जो कर्व आपको मिलेगा ये कर्व कौन सा बन गया mu, ठीक है। तो इस कर्व के बारे में टिप्पणी करें, डाउनवर्ड स्लोपिंग, वेरी गुड। तो ये कर्व हो गया डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो क्लियर हो गया पहले इतनी बात, चलो बस। तो आपको इतना ही बनाना है। अब इसके अंदर मैं जो भी खिचड़ी पकाऊंगा वो आपको नहीं करनी, बस आप अपना डायग्राम इतना बना के पेन नीचे रख देना, ठीक है, बस आप इतना डायग्राम बनाकर पेन नीचे रख देना। बाकी अब इसमें जो भी मैं खिचड़ी पकाऊंगा वो आपको नहीं पकानी। बट यहाँ तक पहले बता दो, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है सबको। चलो तो अब आपको ध्यान से लेकिन सुनना पड़ेगा सब बच्चों को। अब चाहे आपको बना लिया तो भी छोड़ दो, नहीं बनाया तो भी रुक जाओ। अब सबको ध्यान से सुनना है, ठीक है। आ जाओ, देखो आप पहले बर्गर के लिए यहाँ पर दुकान पर खड़े थे, पहले बर्गर के लिए, ठीक है, नीचे खड़े थे। तो उस समय आपको सबसे ज़्यादा भूख लग रही थी, तो पता है आप कितने रुपए देने तक के लिए तैयार थे बर्गर के लिए 5 रुपए। तो वो जो रेड डॉट पर लिखा है ना 5, उसका मतलब है यू आर विलिंग टू पे। आप कितने रुपए देने के लिए भी तैयार थे 5 रुपए। लेकिन एक्चुअल में ये बर्गर आपको कितने रुपए का मिल गया 3 रुपए का मिल गया। तो अब आपको ये सोचना है कि आपके मन में किस तरह का भाव आएगा कि भाई आप सोच रहे थे कि ये बर्गर तो मैं 5 रुपए में भी खरीद लूंगा, लेकिन जब आपने दुकानदार से पूछा तो वो सिर्फ निकला 3 रुपए का। तो आपको मन में एक फायदे की फीलिंग आएगी या नहीं आएगी, आएगी। चलो सेकंड बर्गर पे चलते हैं। अब आपने दूसरे बर्गर के लिए आप कितने रुपए विलिंग टू पे थे 4, लेकिन उसको खरीदने के लिए आपने एक्चुअल में कितना प्राइस दिया 3। तो इस समय भी आपके मन में क्या फीलिंग आएगी, फायदे की फीलिंग आएगी। तो अब अगर मैं इन बातों से जो आपको अभी समझाई एक इंटरप्रिटेशन बनाने की कोशिश करूं, तो पहले उस पर फोकस करना समझने पर, कि जितना ये येलो एरिया है, जितना ये येलो एरिया है, इस पूरे येलो एरिया के दौरान आपके मन में फायदे की फीलिंग आएगी। क्या आप सहमत हो? क्योंकि इस पूरे येलो एरिया में हम कह सकते हैं कि आपका MU बड़ा है PX से। तो सब बच्चे एग्री हैं भाई, क्लियर है, ठीक है। तो इस येलो एरिया को यानी कि जब MU PX से बड़ा होता है, जब आपके मन में फायदे की फीलिंग आती है, उसे मार्शल साहब ने टर्म दी है कंज्यूमर सरप्लस। तो क्लियर हो गया पॉइंट। अब आगे देखते हैं। अब मैं आपको चौथे बर्गर पर ले जाता हूं, चलो लेट्स से फोर्थ बर्गर पे। फोर्थ बर्गर पे आप कितने रुपए देना चाहते थे, हाउ मच यू आर विलिंग टू पे, सिर्फ 2 रुपए, लेकिन एक्चुअल में आपने कितने दिए 3। तो अब आपके मन में क्या फीलिंग आएगी, नुकसान, लॉस, बिल्कुल सही। इसी तरह अगर 5वें बर्गर पर ले चलूं, तो आप उस 5वें बर्गर के लिए कितने रुपए देने के लिए विलिंग थे 1, लेकिन आपने एक्चुअल में कितने दिए 3। तो आपके मन में क्या फीलिंग आएगी, नुकसान। तो अब अगर इस बात का आप इंटरप्रेट करें और आपको कहा जाए कि भाई इस पूरे के पूरे नीले एरिया में आपके मन में क्या फीलिंग आएगी, नुकसान की फीलिंग आएगी। तो सब बच्चे एग्री करेंगे इस बात से। तो मार्शल साहब ने कहा कि भैया जब MU छोटा होता है PX से, तो वो इसका मतलब आपके लिए नुकसान का एरिया है। कौन सा एरिया है, नुकसान। अब आपको सोचना है, अब आप जब बर्गर खाना शुरू करते हो, पहला बर्गर खाते हो फायदे में हो,
तो आप आगे बढ़ोगे। दूसरा बर्गर खाते हो, फायदे में हो, तो आप आगे बढ़ोगे। तीसरा बर्गर तक पहुंचते पहुंचते फायदे चल रहे हैं, तो 3 बर्गर पूरे खा लोगे। लेकिन जैसे ही आप तीसरे बर्गर से एक कदम भी हल्का सा आगे बढ़ाओगे तो नीला वाला, ब्लू वाला एरिया शुरू हो जाएगा, आपका नुकसान शुरू हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन बना रहा हूँ। जैसे ही आप 3 बर्गर से हल्का सा भी आगे बढ़ोगे तो आपका नुकसान शुरू, बोलो यस के नो। तो क्या आप अपने नुकसान में जाना चाहोगे? नहीं। तो इसीलिए कंज्यूमर भाई कहाँ रुक जाएंगे? तीसरे बर्गर पर। तो इसीलिए तीसरे बर्गर को कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो मार्शल साहब ऐसे नहीं कि हवा में बातें करते थे, लॉजिक है। तो जब आपका एक्चुअल प्राइस विलिंग टू पे के बराबर है ना, यानी कि आप थर्ड बर्गर के लिए कितने रुपए देना चाहते थे? 3 रुपए, और एक्चुअल में आपने दिए कितने? 3 रुपए। तो इसका मतलब वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो बस, तो यही मार्शल साहब ने समझाया था। तो पहले आप हंस रहे थे उन पे कि क्या कह रहे हैं, पर आपको बात समझ आ गई। तो जब MU प्राइस के बराबर होगा तो फिर वही बर्गर आपका, मतलब वही पॉइंट आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब आप इसको रंग बिरंगा कर लो अपने चित्र में। चलो, तो भाई सब बच्चों को ओके? ठीक है, तो अब एक बार ऊपर चल रहे हैं वापस। चौथा कॉलम आखिरी छोड़ दिया था आपके लिए, तो अब उसमें हेडिंग डालते हैं। अब आप समझ जाओगे। चौथे कॉलम का नाम है जी कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस। तो अब आपको कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट करना है और मुझे बताना है कि कितना कितना है। फर्स्ट बर्गर पर कितना आएगा? 2। सेकंड बर्गर पर 1। भाई सबको क्लियर है कैसे निकल रहा है? थर्ड बर्गर पे 0, फोर्थ बर्गर पे -1 और फिफ्थ बर्गर पे -2। तो बताओ इससे आपने क्या सीखा? बताओ क्या क्या इंटरप्रिटेशन निकालोगे? हाँ जी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आपका कंज्यूमर सरप्लस 0 होगा, बिल्कुल सही। और जब तक MU ज़्यादा है PX से तो फायदा, और जब MU छोटा है PX से तो नुकसान। तो क्लियर हो गया? तो ये है मार्शल साहब का सिंगल कमोडिटी का कार्यक्रम। बाकी कंज्यूमर सरप्लस के बारे में 2-4 बातें और लिख लेते हैं, वो हम नीचे लिखेंगे। तो टेबल हमारी कंप्लीट हो गई, अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम हमारा ये हो गया। अब हम नीचे कुछ बातें लिखते हैं। तो अब आप लिखो स्टार डाल के कंज्यूमर सरप्लस। तो पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, इट इज इक्वल टू। तो बताओ कौन बच्चा बताएगा कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला? MU माइनस PX। ठीक है, इसकी अंग्रेजी कौन बताएगा? विलिंग टू पे माइनस एक्चुअल प्राइस। वेरी गुड। बाकी 1-2 बातें मैं लिखवा देता हूँ। नेक्स्ट लिखना, दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकेंड एरो, एट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, एट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कॉमा कंज्यूमर सरप्लस इज 0। तो एट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कंज्यूमर सरप्लस इज 0। नेक्स्ट एरो, एप्लीकेशन, इसको आप ब्लॉक बना लेना, इसमें 2 बिंदियाँ कि भाई इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कहाँ होता है या कैसे हो सकता है। तो 2 छोटे से पॉइंट्स लिखने हैं। पहली बिंदी में हेल्प्स बिजनेस मैनेजर्स, बिजनेस मैनेजर्स की मदद करता है ये। और दूसरा हेल्प्स फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर की भी हेल्प करता है ये। अब आप सोचोगे कि सर कैसे? तो लगाओ दिमाग CA साहब कि ये कॉन्सेप्ट बिजनेस मैनेजर की कैसे हेल्प कर रहा है, पहले वो बताओ। फाइनेंस मिनिस्टर की कैसे हेल्प कर रहा है, फिर वो बताओ। हाँ मतलब कैसे? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। मतलब कि भाई मान लो मेरा प्रोडक्ट है और मुझे पता चला कि मेरे प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर 6 रुपये देने के लिए विलिंग है, लेट्स से। अब मान लो अगर मैं प्रोडक्ट का प्राइस ही रख दूंगा 10 रुपये, तो क्या होगा? तो नहीं लेगा। तो मैं चाहूंगा ना कि ऐसा प्राइस रखो कि वो लेने के लिए मजबूर हो जाए, तो मैं 5 रख दूंगा। तो मुझे पता है कि ये 6 देने के लिए तैयार है, 5 सुन के फिर ये ले ही लेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को बिजनेस मैनेजर ऐसे यूज कर लेते हैं। समझ गए बात आप? अब वित्त मंत्री कैसे यूज करेंगे जी? हाँ मान लो कोई प्रोडक्ट है लिकर, अब उसके लिए आप कितने रुपये बिलिंग हो? 10,000। तो अब मिनिस्टर साहब को पता है ये 10,000 रुपये देने के लिए तैयार है। तो अगर लिकर का मान लो बाजार में प्राइस चल रहा है सिर्फ 2,000 और आप 10,000 देने के लिए भी तैयार हो, तो वो इस पर दबा के टैक्स लगेंगे आपसे, क्योंकि उन्हें पता है आप तो 10,000 भी विलिंग हो देने के लिए, तो इस पर फिर ह्यूज टैक्स लगाएंगे वो। तो कंज्यूमर की विलिंगनेस जो होती है ना, वो बड़े काम की चीज होती है। उसकी स्टडी बिजनेस मैनेजर्स भी यूज करते हैं, वित्त मंत्री भी यूज करते हैं, मतलब और भी लोग कर सकते हैं, लेकिन 2 एग्जाम्पल काफी है। तो समझ गए कि कैसे इसका एप्लीकेशन हो सकता है, मतलब किसी भी तरह से एप्लीकेशन हो सकता है। और लास्ट एरो, लिमिटेशन। लेकिन इसमें कमी क्या है, इसमें खामियां क्या हैं? तो लिमिटेशन में भी 2 बिंदी लिख देते हैं।
तो लिमिटेशन लिखते ही आपका दिल टूट जाएगा। तो लिमिटेशन है जी हाइपोथेटिकल। ये सब मनगढ़ंत बातें थी बच्चों ऊपर जो हमने करी थी पिछले आधे घंटे। ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है, ये सब बेकार की बातें। मार्शल तो कहाँ पुराने ज़माने की बातें कह के चल दिया। अब आप कहाँ ढूंढते फिरोगे, यूटिलिटी को कहाँ मेजर करते रहोगे? तो ये सब काल्पनिक बातें हैं। और दूसरी लिमिटेशन अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स, यानी कि बहुत से फैक्टर्स और भी होते हैं। खाली ये नहीं कह सकते कि बस आप बर्गर के लिए 5 रुपये देने के लिए तैयार हो। मान लो बर्गर सड़ा हुआ है ना, तो भी तो आपका फैक्टर बन गया ना, वो चेंज हो जाएगा फिर आपका। तो मतलब बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसको अफेक्ट करें। तो ये मतलब बेकार बातें थी जो पिछले आधा घंटा हमने टाइम वेस्ट करा। तो बट क्लियर होगी कहानी? तो ये बेसिकली है सिंगल कमोडिटी मार्शल साहब की, जिसमें सारी बातें कवर हो गई। एप्लीकेशन भी, लिमिटेशन भी, कंडीशन भी, कंज्यूमर सरप्लस भी, डायग्राम भी और शेड्यूल भी। तो अब इसके नीचे तो आप एक लाइन लगा सकते हो। अब हम मार्शल साहब की दूसरी कहानी पर चलते हैं। दूसरी कहानी के लिए हेडिंग डाल देते हैं टू कमोडिटीज। टू कमोडिटीज। तो अब आपको सिर्फ बर्गर नहीं मिलेगा, बर्गर के साथ क्या मिलेगा? पिज़्ज़ा भी मिल जाएगा। तो अब आपको 2 कमोडिटीज मिलेंगी खाने के लिए। तो पहले तो ऊपर चलते हैं जहां पर वो छोड़ के आए थे हम कलाकारी अपनी, यहाँ। तो यहां पर पहले लिख लेते हैं क्या कहा मार्शल साहब ने, फिर समझेंगे। तो देखो जी, मार्शल साहब ने क्या कहा। कंडीशन दी MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY इज इक्वल टू MUM। लेकिन मेन इतनी है, बस आप ये याद रखना, मतलब समझने के लिए जो मैं येलो कलर कर रहा हूँ, इज इक्वल टू MUM तो बाय ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, तो इसीलिए उसकी टेंशन नहीं। बाकी इस बादल को कहते हैं लॉ ऑफ, इसका नाम लिख लो। हाँ जी सही बता रही मैडम, आ जाओ आप स्टेज पे आ जाओ, मैं नीचे चला जाऊँगा। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, बिल्कुल सही। तो ये नाम आपको कैसे पता? माइक्रो इकोनॉमिक्स में 11th में होता तो है, लेकिन 100 में से सिर्फ 2 बच्चे ही पढ़ते हैं या याद होता है हमें? नहीं नहीं नहीं, ये तो ग्रेजुएशन में हो। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है इक्वल, कि 2 प्रोडक्ट्स की मार्जिनल यूटिलिटी बराबर है, ये मतलब है। अभी करेंगे कि अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे उसमें सब। तो खैर बस आप इतना लिख लो, ये कंडीशन होती है, ठीक है। बाकी इसमें डिस्क्लेमर के लिए लिख देता हूँ नीचे, ताकि आपको कभी चिंता ना लगे। इसमें कोई डायग्राम नहीं है और इसमें कोई शेड्यूल भी नहीं है, मतलब इसका कोई डायग्राम नहीं है, ना ही इसका कोई शेड्यूल है। अच्छा फिर हम समझेंगे कैसे, तो वो मैं लेकिन अपने आप से एक वैसी मनगढ़ंत बना के समझा दूंगा। लेकिन मतलब आपके कोर्स के हिसाब से आपकी किताब में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए एक मनगढ़ंत बना दूंगा। चलो, तो अब हम यहाँ आ जाओ बर्गर पिज़्ज़ा पर। तो हम कहानी समझने के लिए एज्यूम करेंगे कुछ बातें। तो लेट अस एज्यूम, ठीक है, कुछ बातें एज्यूम करेंगे। मान लेते हैं प्राइस ऑफ बर्गर, जिसका सिंबल है PX। तो बताओ बर्गर कितने रुपए का है? बर्गर है 1 रुपए का। प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा, इसका सिंबल है PY। तो पिज़्ज़ा कितने रुपए का है? 2 रुपए का। तो ये हम 1923 की बातें कर रहे हैं। तो बर्गर 1 रुपए का, पिज़्ज़ा 2 रुपए का है मान लेते हैं। और आपको मम्मी ने कितने रुपए देकर घर से भेजा है, मतलब आपकी मनी इनकम कितनी है? इसका भी सिंबल लिख सकते हो, M बोल देते हैं। तो आपको मम्मी ने कितने रुपए लेकर घर से भेजा है? 13 रुपए। तो आपके पास 13 रुपए हैं। तो ये मनगढ़ंत फिगर है, बस अपनी बातों को समझाने के लिए करना, ठीक है जी। तो अब इसके नीचे एक टेबुलर फॉर्मेट बनाना है आपको। 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स का। ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए बस मैं ऐसे ही यूज करूँ। तो पहले कॉलम की हेडिंग डाल देते हैं बर्गर्स, और दूसरे कॉलम की हेडिंग डाल देते हैं MUX। MUX का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, मतलब बर्गर एक तरह से, या गुड एक्स, हमारे केस में मतलब बर्गर गुड एक्स है, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहले ये लिख देते हैं। तो आपने पहला बर्गर खाया तो कितना मज़ा आया? मान लेते हैं 10। फिर दूसरा बर्गर खाया तो कितना मज़ा आया? 9। फिर तीसरा बर्गर खाया तो कितना मज़ा आया? 8। फिर चौथा बर्गर खाया तो कितना मज़ा आया? 7। फिर पांचवा बर्गर खाया तो कितना मज़ा आया? 6। और छठा बर्गर खाया तो कितना मज़ा आया? 5। तो बहुत है, 6 से ज़्यादा क्या खाओगे? तो ये तो हो गया जी बर्गर। तीसरा कॉलम अभी खाली छोड़ देना, इसमें भी कुछ नहीं लिखना। अब हम चलते हैं पिज़्ज़ा के पास। चौथा कॉलम है पिज़्ज़ा, और पांचवा कॉलम है MUY। MUY मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पिज़्ज़ा। तो आपने मान लेते हैं एक पिज़्ज़ा खाया तो कितना मज़ा आया? बताओ। 40। पिज़्ज़ा बड़ा है ना बर्गर से साइज में,
तो उसमें पहला पिज़्ज़ा खाया मान लो तो आपने मज़ा आया 40, फिर दूसरा पिज़्ज़ा खाया तो कितना मज़ा आया 36, फिर तीसरा खाया तो 32, चौथा पिज़्ज़ा खाया तो 28, अच्छा चालू हो गए, फिर पाँचवा पिज़्ज़ा खाया तो 24 और छठा पिज़्ज़ा खाया तो 20। ओके, तो ये आपके पिज़्ज़ा खा लिया आपने। तो ये तो बेसिकली हो गई वो फिगर जो गिवन है, मतलब इसमें मार्शल कुछ नहीं करना, ये तो गिवन है कि भैया कुछ भी खा रहे हो कुछ भी मजे मिल रहे हैं, दूसरा प्रोडक्ट खा रहे हो उसके अपने मजे मिल रहे हैं, लेकिन हाँ लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट हो रहा है, जितना ज़्यादा पिज़्ज़ा खाओगे जितने ज़्यादा बर्गर खाओगे तो यूटिलिटी कम होती रहेगी। अब मार्शल साहब ने आपको क्या बोला, मार्शल साहब ने कहा कि आपको दो चीज़ें निकालनी है, येलो वाले में आपको निकालना है कि बर्गर की यूटिलिटी को बर्गर के प्राइस से डिवाइड करो, तो यानी कॉलम बन गया MUX/PX, और ब्लू वाले में आपको निकालना है पिज़्ज़ा की यूटिलिटी को पिज़्ज़ा के प्राइस से डिवाइड करो, तो कॉलम बन गया MUY/PY। तो मार्शल ने कहा भाई आपको दो चीज़ें निकालनी है, तो येलो वाले को मैं LHS बोल दूंगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और ब्लू वाले को RHS बोल देंगे राइट हैंड साइड। चलो तो आप निकाल सकते हो, बर्गर का प्राइस कितना है 1 रुपी, तो आपको 1 से डिवाइड करना है, तो 10/1, 9/1, 8/1, 7/1, 6/1, 5/1, तो ये तो सेम ही आ जाएगा। तो ठीक है भाई, मैंने सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत आओ यहाँ तक तो नहीं, यहाँ तक ओके भाई, समझ गए सब बच्चे। आपको MUX को PX से डिवाइड करना है, PX मतलब 1 रुपए से, तो ये कॉलम आ जाएगा, ठीक है। अब आपको MUY/PY निकालना है, PY कितना है मतलब पिज़्ज़ा का प्राइस कितना है 2 रुपी, तो निकालो MUY/2 रुपए, 20, 18, 16, 14, 12, 10। तो भाई सबको वैल्यूज क्लियर है, किसी को भी डाउट तो नहीं है, ठीक है ओके यहाँ तक सबका। तो मार्शल भाई ने कहा है कि ढूंढो कोई ऐसी वैल्यू जिसमें LHS और ये RHS बराबर हैं, ऐसी वैल्यू ढूंढे, मतलब कोई ऐसी वैल्यू है जो दोनों कॉलम में बराबर हो, बराबर मतलब सेम हो, बताओ कौन सी वैल्यू है जो दोनों कॉलम में सेम है 10, वेरी गुड, तो उसको ग्रीन कलर कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। बाकी और कोई भी वैल्यू है जो बराबर है दोनों कॉलम में 9, 8, 7, 6, 5 और उधर है 20, 18, 16, 14, और कोई वैल्यू नहीं है, बस एक 10 एक ऐसी वैल्यू है जो कॉमन है दोनों में, राइट, क्लियर हो गया। तो इसलिए ऐसे लिख सकते हैं =10, =10। तो ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है कि मतलब जब आप बर्गर में अपना आखिरी पैसा खर्च करते हो तो यहाँ से भी 10 यूटिलिटी मिल रही है, पिज़्ज़ा में जब आप अपना आखिरी रुपी खर्च करते हो तो यहाँ से भी 10 यूटिलिटी मिल रही है, तो मतलब ये दोनों 10 के बराबर हो गई। तो बस मार्शल ने बता दिया कि जी आपको कितने बर्गर कितने पिज़्ज़ा खाने, तो आपका बर्गर पे कौन से वाले बर्गर पे 10 है वैल्यू 1 बर्गर पे, तो हाथ का निशान बना देता हूँ, और कौन से वाले पिज़्ज़ा पर 10 है वैल्यू 6, तो हाथ का निशान बना देता हूँ। तो बस आपको 1 बर्गर खाना है और 6 पिज़्ज़ा खाना है, ये मार्शल साहब कह रहे हैं। भाई समझ गए मार्शल साहब की कंडीशन का एप्लीकेशन, बोलो ना हाँ या ना, भाई क्लियर हो गया सबको। तो आपको 1 बर्गर खाने और 6 पिज़्ज़ा खाने, बच्चे निराश हो गए कि सर ये कैसे हो गया कि 1 बर्गर एंड 6 पिज़्ज़ा, तो दिस इज योर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू मार्शल। तो आपको 1 बर्गर खाना है और 6 पिज़्ज़ा खाने। अच्छा, 1 बर्गर खरीदने में ये बताओ, 1 बर्गर खरीदने में आपका टोटल मतलब 1 बर्गर खरीदने में कितना खर्चा आएगा 1 रुपये, और 6 पिज़्ज़ा खरीदने में 12 रुपये, तो आप टोटल कितना खर्च करोगे 13 रुपये। मम्मी ने कितने रुपए देके भेजा था 13 रुपये, तो देख रहे हो आपने अपने सारे रुपए खर्च भी करने हैं, ये भी बात जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि मम्मी ने 13 रुपये दिए, बच्चा 10 रुपये खर्च करके आ गया, कह रहा मम्मी मैं घर आ गया, तो आपको टोटल खर्चा भी कितना करना है मनी के बराबर। तो आपने देखो 1 बर्गर खरीदा 6 पिज़्ज़ा खरीदे, तो कितने रुपए खर्च कर दिए टोटल 13 रुपये, और मम्मी ने कितने रुपए दिए थे आपको 13 रुपये, तो बन गई मार्शल की कहानी कंप्लीट। तो ये मार्शल भाई ने कहा था। चलो तो लिख लेते हैं इसके बारे में, 1-2 स्टार पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये हेडिंग डाल दो या मतलब दोबारा से लिख लेते हैं कंक्लूजन की तरह, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, हाँ तो दोबारा से कंडीशन लिख लो MUX/PX = MUY/PY, है ना, ये है मेन कंडीशन। अच्छा, किताब वालों ने कैसे दे रखा है, ये एग्जाम में आया एक बार ऑप्शन, तो MUX/MUY = PX/PY, तो ये बात तो एक ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ गए बात, PX उधर चला गया ऊपर और MUY इधर आ गया नीचे, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो एक बार एग्जाम में इस ऑप्शन से आया था और बच्चा ढूंढ रहा है, कह रहा मैं तो कुछ और रट के गया था, सर ने कुछ और लिखवाया था, ये क्या आ गया ऑप्शन, तो वो ये है, ठीक है। तो क्लियर हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो बस आपको ये कंडीशन याद रखनी है। तो इसके 2-4 छोटे मोटे क्वेश्चन है, बस 2-4 भी नहीं मतलब 2-3 ही समझो। तो लिखो क्वेश्चन 1, if MUX/PX is greater than MUY/PY, then consumer will dash the consumption of good X
तो आपको डैश भरना है कि डैश में क्या आएगा, तो ये आपको कैसे पता? तो बताओ जी, ये आपको कैसे पता? पढ़ा था, ठीक है। तो बाकी बच्चों को भी मैं समझा देता हूँ जो मेरी तरह कम होशियार हैं, कि भाई अगर MUX अपॉन PX बड़ा है MUY अपॉन PY से, तो कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, इस पर विचार विमर्श करते हैं। रटना नहीं है, बच्चा कहता है मैं रट लूंगा, सब ब्लैंक बता दो बस, रटना नहीं है, हमें समझना है ताकि लॉजिक क्लियर चले। तो हम ऐसा करते हैं, हम कुछ मनगढ़ंत फिगर एज्यूम कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। मान लेता हूँ MUX की वैल्यू है 16, PX की वैल्यू है 2 रुपये, MUY की वैल्यू है 10 और PY की वैल्यू है 2 रुपये। तो अगर आप अभी फिलहाल LHS की वैल्यू देखेंगे तो LHS का आंसर कितना आ रहा होगा, 8, और RHS का आंसर कितना आ रहा होगा, 5। यही है बात, है ना। अब हमें कंज्यूमर को बताना है कि भाई तुम्हें क्या करना चाहिए। तो हम कंज्यूमर को देखो क्या बोलेंगे, हम कंज्यूमर को बोलेंगे कंज्यूमर तुम गुड एक्स के कंजम्पशन को बढ़ा दो, क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। अब हमें इसका लॉजिक समझना है कि इससे होगा क्या। आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो पढ़ लिया, तो अब आप ये जानते हो कि अगर हम गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो गुड एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो लेट से उसने थोड़ा सा गुड एक्स कंज्यूम करा और अब ये वैल्यू मार्जिनल यूटिलिटी 16 से घटकर हो गई 14, तो अब LHS का क्या आंसर आना शुरू हो जाएगा, 7। तो हम उसको कहेंगे तुम और कंज्यूम करो, तो वो और कंज्यूम करेगा, तो MUX की वैल्यू 14 से घटकर हो जाएगी 12, तो अब LHS का आंसर क्या आना शुरू हो जाएगा, 6। फिर हम इसको कहेंगे तुम और कंज्यूम करो गुड एक्स, तो जब वो और कंज्यूम करेगा तो MUX की वैल्यू 12 से घटकर कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं 10, तो अब LHS का आंसर कितना हो जाएगा, 5। तो हम उसको कहते हैं बस अब तुम रुक जाओ, हो गया। तो समझ आ गया पॉइंट, भाई सबको क्लियर हो गया, किसी को डाउट तो नहीं है। तो जब भी MUX बड़ा होता है PX से, मतलब MUX बाय PX बड़ा होता है MUY बाय PY से, तो हम कंज्यूमर को ये कहते हैं कि इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स। तो इसका सही आंसर यही था, इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स, बिल्कुल सही। और क्वेश्चन 2 भी दे देता हूँ फॉर्मेलिटी के लिए। तो क्वेश्चन 2, इफ MUX अपॉन MUY इज लेस देन PX अपॉन PY, then consumer will dash the consumption of good X। तो इसका क्या होगा आंसर, तो कैसे पता, क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ वैसे तो ऊपर वाले क्वेश्चन का रिवर्सल है और बाकी कंडीशन मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई के फॉर्म में दे रखी थी, तो यानी कि ये वाला अगर आप कंडीशन चेक करोगे तो ये कंडीशन भी यही बन रही है कि MUX अपॉन PX इस बार छोटा है MUY अपॉन PY से। क्या कह रहे हो दीदी, कि कंजम्पशन गुड वाई का भी इंक्रीज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन हमारे को ना क्वेश्चन के अंदर गुड एक्स के रेस्पेक्ट में पूछता है, या मतलब अभी पूछ रहा है, तो हमको गुड एक्स के रेस्पेक्ट में बताना पड़ेगा आंसर। तो बताओ भाइयों बहनों, कंज्यूमर को गुड एक्स क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि जब वो कंजम्पशन डिक्रीज करेगा गुड एक्स की तो MUX बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो MUX बढ़ते 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 ऑटोमेटिकली ऐसी जगह पहुंच जाएगा कि ये बराबर हो जाएगा, मतलब ऊपर वाली कहानी का उल्टा। समझ गए, तो क्लियर हो गया वाला। चलो इसके बाद लास्ट सितारा, बस फिर खत्म सारी बातें। लास्ट सितारे का नाम है, मतलब इसी टॉपिक का लास्ट सितारा, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन कंज्यूमर सरप्लस। एप्लीकेशन बेस्ड ऑन कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस पर एक एप्लीकेशन है, उस पर हमें चर्चा करनी है। तो इसमें आपको एक डायग्राम बनाना है पहले। ओ एक्स एक्सिस पर यूनिट्स और वाई एक्सिस पे तो वही MU और P है। तो एक ये बना लो कर्व, इसका नाम दे दो A, यहाँ बना लो P, इसका नाम दे दो E, इसका नाम दे दो Q। तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, वो क्या है, MU। डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन जो है वो क्या है, MU। और P मतलब P क्या है, प्राइस, और E मतलब क्या है, E इक्विलिब्रियम, और नीचे Q मतलब क्वांटिटी। तो मतलब जो हमारा एग्जांपल था उसके हिसाब से क्वांटिटी मतलब 3 बर्गर और E मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर MU और P बराबर है, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब आएगा। तो अब आपको इसमें ये बताना है कि कंज्यूमर सरप्लस, क्या आप बता सकते हो कि क्या है, मतलब विच ट्राइंगल, बचपन के दिन याद आ गए मुझे, तो विच ट्राइंगल इज कंज्यूमर सरप्लस, ये बताना है आपको। APE, राइट एंगल ट्राइंगल, APE, ओके APE कह रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो APE, तो सब बच्चे से संतुष्ट है भाई बहनों, भाई सबको याद है ये, एक बार ऊपर भी दिखाते हैं।
देखो शर्माना नहीं, अगर नहीं समझ आया पूछ लेना, एक बार ऊपर देख कर आते देखो। हाँ चलो ध्यान दें, अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था ना येलो वाला एरिया, जब MU बड़ा होता है P से तो वो पूरा येलो एरिया जो है वो क्या होता है, कंज्यूमर सर्कल। अब बस बिल्कुल वही चीज ऑलमोस्ट मैंने दोबारा से ड्रॉ कर दी, बस थोड़ा एक्सेस पर चिपका दिया उनको। तो इस बार भी अगर आप ध्यान से देखो तो ट्राइंगल APE जो है वो क्या है, कंज्यूमर सर्कल, ठीक है। और अगर वैसे पूछने के लिए पूछ लूं, लॉस कौन सा होगा, लॉस EQ, और उधर मतलब जो नहीं लिखा, समझ गए लॉस। तो भाई पहले इतना हो गया, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, चलो ठीक है। अब क्या हुआ, जीरो नहीं, ये तो हाइपोथेटिकल है, वो तो हमने टच कर दिया, मतलब वैसे ये हवा में होने चाहिए थे, लेकिन वो मैंने करा नहीं, मतलब ये एक्चुअल में MU ये होता, टच नहीं होता, ऐसे होता बस। लेकिन ठीक है, हमें क्योंकि हमें यहाँ पे ना इस कॉन्सेप्ट को कवर नहीं करना, हमारा फोकस अभी कुछ और है, तो इसे टच भी कर दिया ताकि बच्चे को ट्रायंगल के रूप में समझा सके। अच्छा, तो पहले ये क्लियर हो गया, APE आपका कंज्यूमर सरप्लस है, तो इसको मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ, APE को CS का मतलब कंज्यूमर सरप्लस। अच्छा, अब बड़े ध्यान से देखना, अब मान लेते हैं जी, मान लेते हैं प्राइस कम हो गया बाजार में, प्राइस हो गया P डैश लेट से, तो प्राइस कम होते ही कंज्यूमर खुश, और अब कंज्यूमर की क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई Q1। तो ये भी आप बना लो, पहले इतना बना लो कि भाई मान लेते हैं प्राइस कम हो गया और कंज्यूमर खुश, तो कंज्यूमर की क्वांटिटी बढ़ गई, Q1 हो गया, B पॉइंट पे टच हो गई। अब आपको बताना है अगली बुद्धि लगाकर कि नया कंज्यूमर सरप्लस, जिसको मैं नाम दे देता हूं CS डैश, वो बताना है कि नया कंज्यूमर सरप्लस अब कितना हो गया, क्या कह रहे हो, CBBV भाई, नया कंज्यूमर सरप्लस सबको सोच के देख के आराम से बताना आंसर, सबके आंसर का इंतजार करूंगा मैं, जल्दी नहीं है। BEP, ये तो वो हो गया, चार कौन सा होता है, क्वाड्रेंगल क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन है नहीं, चार साइड वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, ऐसे भी कुछ दिन वाले थे, तो क्वाड्रिलेटरल थोड़ी ना होगा, ट्राइंगल है, ट्राइंगल E, अच्छा AP डैश B, AP डैश B, ये कह रहे हैं बच्चे AP डैश B। तो पहले तो बताओ कि सब इससे एग्री कर रहे हैं कि ये गलत है, सही है, बताओ सबका क्या कहना, यही है क्या कुछ और कह रहे थे। हाँ मतलब ओल्ड वाला भी है, लेकिन मतलब न्यू मतलब भी अब कितना हो गया, टोटल तो यही है भाई, टोटल तो यही है, सही हो गया, ठीक है। तो पहले तो आप इतना लिख लो, तो ठीक बताया आपने, AP डैश B सही है, ठीक है, ऑनलाइन के चित्र ये कह रहे हैं कि सही है, AP डैश B, तो कंज्यूमर सरप्लस नया हो गया AP डैश B। अब अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा और आपसे क्रिटिकल है, पूछूं, आप यहां तक लिख लिया, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि नया कंज्यूमर सरप्लस माइनस पुराना कंज्यूमर सरप्लस, उसको जीरो दे देता हूं नाम, चलो। तो नए कंज्यूमर सरप्लस और पुराने कंज्यूमर सरप्लस को अगर आप मतलब ये देखना चाहो या ये बताना चाहो कि नए और पुराने में डिफरेंस कितना है, तो क्या अक्षर बोलेंगे आप अपने मुंह से, क्या क्या दोबारा, P, अच्छा PEB और P डैश, तो मतलब मैं कलर कर देता हूँ कि भाई आप यही कहना चाह रहे हो, कुछ और कहना चाह रहे हो, मतलब आप कह रहे हो PE और B और P डैश, मतलब ये नीला और पीला दोनों मिलाकर यही कहना चाह रहे हो कि भाई नए कंज्यूमर सरप्लस और पुराने कंज्यूमर सरप्लस का अगर डिफरेंस पूछा जाएगा तो वो होगा P डैश BE, मतलब यही, ठीक है। तो यहाँ तक सब बच्चे एग्री कर रहे हैं, किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं, ठीक है। तो ये भी लिख लो जी, एक बिंदी और मार्क कर लेते हैं यहाँ पे बीच में, यहाँ C मार्क कर देना, P डैश और B के बीच में C भी मार्क कर लो, ठीक है। तो आपकी सहमति से सही है, बच्चे कह रहे हैं P डैश BE, तो ये है डिफरेंस। तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ, डिफरेंस का मतलब हो गया इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस, इसको लिख सकता हूँ मैं इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस, क्योंकि मतलब यही मतलब हो ना कि कितना कंज्यूमर सरप्लस आपका बड़ा है, कितना डिफरेंस आया है। तो P डैश BE यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मैं इसको P डैश BE को ऐसे लिख दूं कि ये है P डैश CE प्लस ट्राइंगल ECB, तो क्या आप सहमत हैं कि अगर मैं उसी बात को ऐसे लिख दूं अगले स्टेप में कि इट इज इक्वल टू येलो वाला रेक्टेंगल प्लस नीले वाला ट्राइंगल, तो भी बात तो सेम है, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए आप। तो अल्टीमेटली बस हम कंक्लूजन पर पहुंचने वाले हैं। तो देखो जी, मार्शल भाई ने क्या कहा, मार्शल भाई ने कहा कि व्हेन प्राइस फॉल, जब प्राइस फॉल होता है ना,
तो बच्चा तो कह देता है हाँ सर कंज्यूमर सरप्लस बढ़ गया, है ना, प्राइस फॉल हुआ तो आपने कहा कंज्यूमर सरप्लस बढ़ गया। पर मार्शल ने उसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करके दिखाया डिफरेंस कि जो हमारा प्राइस कम हुआ उसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहे हैं, वो बता रहा है मार्शल। जब प्राइस कम होता है ना किसी भी चीज़ का, तो उस प्रोडक्ट के जो एग्जिस्टिंग बायर्स होते हैं वो ज़्यादा खरीदते हैं। वो क्या करते हैं? ज़्यादा खरीदते हैं। तो ये चीज़ येलो वाले पोर्शन में दर्शाई जा रही है। लेकिन जब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो सिर्फ एग्जिस्टिंग बायर ज़्यादा नहीं खरीदता, बल्कि कुछ नए बायर्स भी आ जाते हैं कि अरे वाह प्रोडक्ट सस्ता हो गया है, चलो अब तो हम भी खरीदेंगे। तो ये चीज़ दर्शाई जा रही है नीले वाले ट्रायंगल से। तो ये बात मार्शल ने समझाई। तो इतनी बात को समझाने के लिए मुझे पुराने 15 मिनट लगाने पड़े। अल्टीमेट कंक्लूजन ये है कि जब प्राइस फॉल होता है तो कंज्यूमर सरप्लस जो होता है उसमें दो पोर्शंस होते हैं। एक कि एग्जिस्टिंग बायर्स ज़्यादा खरीदते हैं, वो येलो वाला पोर्शन है, और दूसरा नए बायर्स भी आ जाते हैं, वो ब्लू वाला पोर्शन है। तो ये बात समझाई गई मार्शल ने, ये बात समझाई। तो ये लिखे ना, मतलब मेन कंक्लूजन जो है वो ये है बेसिकली। तो आपको समझ आया? चलो ठीक है जी। तो मतलब मेन कहानी तो यही है। बाकी एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन लिखने हैं बस इसके नीचे, फिर खत्म हो जाएगा। तो पहला लिखो जी, MU कर्व इज ऑल्सो डैश कर्व, और दूसरा लिखो एरिया अंडर MU कर्व इज डैश। तो जो भी आपको आता हो तुक्का मारना हो, मोस्ट वेलकम। सेकंड वाला क्या है? ठीक है, वेरी गुड। तो फर्स्ट होता है डिमांड कर्व, बिल्कुल सही, क्योंकि MU कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, वो प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशन शो करता है। तो सेम चीज डिमांड कर्व भी करता है, वो प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशन शो करता है। तो MU कर्व को डिमांड कर्व कह सकते हैं। और दूसरा वाला टोटल यूटिलिटी, सही ना। तो एरिया अंडर MU कर्व जो होता है वो होता है इज टोटल यूटिलिटी, बस। तो ये दो छोटे से कहानियां थी। तो मतलब अब जाके मार्शल भाई की पूरी बात समाप्त होती है।